बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारिक और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। दिन आपका जो है, आपने दिन का आगाज़ जो है वो बड़ा ही अच्छा सा किया होगा, नाश्ता अच्छा किया होगा, क्योंकि नाश्ता हमजा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नाश्ते के बगैर हम लोग अक्सर होता है कि हम लोग नाश्ते के बगैर घरों से निकल आते हैं। तो घर वाले कह रहे होते हैं, अक्सर माएँ सुनने में आते हैं, कहती हैं कि अगर घर से भूखे जाओगे तो आगे भी भूखे ही रहोगे, कुछ बाहर से भी खाने को नहीं मिलेगा। और वैसे इससे एक्सपीरियंस भी मैंने बहुत बिल्कुल ऐसे ही है। फिर हम दोपहर का खाना जो है वो बहुत ज़्यादा ठोंस लेते हैं, क्योंकि हमने सुबह कुछ खाया नहीं होता और हमारा दिल भी नहीं लग रहा होता। 10-11 बजे के बाद सर भी दर्द हल्का हल्का करना शुरू कर देता है और काम में दिल भी नहीं लग रहा होता। अच्छा खैर, दिख रहा है ये तो मामला है ही, लेकिन हमें खाने में कुछ एहतियातें बरतनी चाहिए। ख़ास तौर पे जो लोग जिनकी फैमिली में दिल के अमराज हैं, जिन्होंने देखा कि मौरूसी तौर पर ऐसा आ रहा है कि आपके पेरेंट्स के अंदर, दादा दादी के अंदर, नाना नानी के अंदर कोई हार्ट प्रॉब्लम्स थे, तो आपने एक चीज़ की एहतियात ज़रूरी तौर पर करनी है। वो ये है कि हार्वर्ड में ये रिसर्च हुई है कि नमक का इस्तेमाल खाने के अंदर कम कर दें। नमक का इस्तेमाल आप कम कर रहे होंगे तो आपको ये चांसेस हैं कि जो मतलब कि आपके दिल के अमराज है उसमें मुब्तला होने के इम्कानात कम हो जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि उसके साथ एक केला भी लाजमी तौर पर आपने रोज़ाना खाना है। जिनकी फैमिली के अंदर कोई हार्ट प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जी कि आपको कोई तकलीफ़ हो तो उसके बाद आपने ये काम शुरू करना है। वो ये कह रहे हैं स्टडी के अंदर कि एहतियात आपने बरतनी है और बचपन से फिर ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि बच्चों को ऐसा खाना खिलाएं अगर उनको पता है कि फैमिली के अंदर ऐसा कोई मसला था, नमक कम हो और एक केला रोज़ाना। अच्छा हमजा, मैंने वैसे देखा है अक्सर जो है ना, हम लोगों के घरों में रूटीन होती है कि नमक मतलब होता है अलग, कम थोड़ा सा डाल देना खाने में कि भाई थोड़ा मसला ना हो जाए या बीपी वगैरह हाई ना हो जाए किसी का। उस वजह से एहतियातन नमक थोड़ा कम ही रखा होता है, हाथ खोला करके डालता है। लेकिन जो दूसरे लोग होते हैं ना, वो ऊपर डाल के खा रहे होते हैं, चिड़क चिड़क के खा रहे होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि उसको टेबल सॉल्ट को हम अगर वैसे डाल के इस्तेमाल करें तो वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। अभी आप देखें ना कि आप लोगों का सर्दियों का जो सबसे पसंदीदा फल है वो आने वाला है और उसके साथ आप नमक का इस्तेमाल कितना ज़्यादा करते हैं। बिल्कुल आप ठीक पहुंच रहे हैं, मैं केनों की बात कर रहा हूँ। आप क्या करते हैं कि जी कि उसका और मज़ा ही नहीं आता ना भाई, नमक के बगैर तो उसका मज़ा ही नहीं आएगा। फिर हम जूस पी रहे होते हैं तो जूस के अंदर भी हम नमक बहुत जो है डाल रहे होते हैं। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमने एक तरफ से, जैसे जिन लोगों को जो डायबिटिक हैं लोग, वो ये कहते हैं कि मैं जो है चाय में चीनी नहीं लेता हूँ, वैसे मैं बर्फ़ी भी खा लेता हूँ, बाकी हर चीज़, लेकिन सिर्फ एहतियात मैं क्या करता हूँ, चाय में चीनी नहीं लेता। कोई लोग तो ये भी कहते हैं सिर्फ थोड़ी सी डाल दो कोई बात नहीं, लेकिन ये थोड़ी सी जो है ना कोई बात नहीं, ये आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है, आपकी सेहत के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। तो इन चीज़ों से परहेज़ किया करें। अगर डॉक्टर ने परहेज़ करने को कहा है तो इसका मतलब है अपने परहेज़ करना है, उन चीज़ों को अवॉइड कर देना, उनको अपनी लिस्ट से निकाल देना है। ये नहीं कि थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल कर लें ये चीज़ों को। और ये बीमारी से पहले अगर हम कुछ कोशिशें कर रहे हो अपना लाइफस्टाइल बेहतर कर लें तो ये बहुत अच्छी बात है। वॉक तो हमने करनी है और एक्सरसाइज तो हमने या वर्कआउट तो हमने करना ही करना है। हम कोशिश करते हैं कि ऐसी आपके साथ रिसर्च को ज़रूर शेयर करें जिससे आपकी ज़िंदगी पर कोई बेहतर असरात मुरतब हों, सेहत अच्छी रहे और मुख्तलिफ जो बीमारियाँ हैं हमारी छोटी छोटी कोताहियों और गलतियों की वजह से हमें लग जाती हैं, वो हमें खुदा न खास्ता ना लग रही हों। एक चीज़ जो कुछ अरसे से लाहौर के रहने वाले ख़ास तौर पर और पंजाब के रहने वाले जो हैं आम तौर पर ये महसूस कर रहे हैं और स्मोग हम उसको करार दे रहे हैं। पहले तो हम आज से 4-5 साल पहले हम थोड़े से खुश हुए थे कि यार इतनी जल्दी जो है फॉग आ गई, मतलब धुंध पड़ना शुरू हो गई है, लेकिन फिर हमें पता लगा कि नहीं, ये तो स्मोग है और ये ख़तरनाक है आपके लिए। और ख़ास तौर पर हमजा का देखा जाए तो उस टाइम तो हम लोग वाकई में बहुत खुश हुए थे कि ये पता नहीं फॉग इतनी जल्दी आने लगी है, लेकिन वो फॉग नहीं थी, वो स्मोक थी। और स्मोक जो है वो दरअसल में आलूदगी और जितनी भी मतलब हम देखें पोल्यूशन वगैरह जो होती है इसकी वजह से ही होती है। और लाहौर की अगर बात करें तो स्मोक में कमी के लिए एंटी स्मोक स्क्वाड अब कायम कर दिया गया और स्क्वाड सनतों का मुआयना करेगा और सनती यूनिट्स को जुर्माना या सील भी कर सकेगा। हाँ जी, आफत करार दे दिया जी पंजाब हुकूमत ने स्मोक को और देर आयत दुरुस्त आयत। एंटी स्मोक स्क्वाड में 5 टीमें जो हैं वो शामिल होंगी, काम कर रही होंगी। हर टीम 5 अफराद पर ही मुश्तमिल होगी और टीमों की सरबराही महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल के अफसरान करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही। और टीम में पुलिस, वासा, लेस्को और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के नुमाइंदे भी शामिल हैं। दूसरी जानिब वज़ीर माहौलियात पंजाब मोहम्मद रिजवान ने स्मोक को आलूदगी करार दे दिया। उनका कहना है कि तनकीद करने वाले सुन लें कि गुज़श्ता 2 साल स्मोक नहीं थी। गुज़श्ता 2 साल 1 सेकंड में स्मोक ना होने की वजह क्या था कि कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन किया हुआ। अच्छा, आपको याद है इकरा कि जब लॉकडाउन लगा था उस दौरान हम लोग तो खैर आ रहे थे ऑफिस और लोग नहीं जा रहे थे और आपको पता है कि रेंजर्स मौजूद थी और लोग बाहर नहीं निकल रहे थे। बिल्कुल वबा पे काबू पाने के लिए मुकम्मल लॉकडाउन, कर्फ्यू का समा था। उस वक्त
लाहौर शहर के अंदर आपको सितारे नजर आना शुरू हो Exactly, गए उस थे, time आप हमें कहते थे नजर तारे आते थे, नजर आ हाँ, रहे तारे हैं नजर और आ रहे हैं। इतना अच्छा जो है Clear आपका sky था। फजाई माहौल हो चुका था कि बिल्कुल। आपको बेहतर लग रहा था। ये बात किसी हद तक दुरुस्त है। देखिए जैसे 40% से जायद तो पोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ हमारी ट्रांसपोर्ट की वजह से है कि हमारी गाड़ियाँ बेहतर नहीं है, हमारे बाइक्स बेहतर नहीं है और वो आलूदगी धुआं छोड़ती जो धुआं गाड़ियाँ हैं, छोड़ती बाइक्स वगैरह। गाड़ियाँ वो आलूदगी का सबब बन रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है हमजा। और सूबाई वजीर जो हैं वो मजीद ये भी कहते हैं कि अभी 23% आलूदगी जो है वो फसलों और 43% फैक्ट्रीज की वजह से है, जबकि तर्जुमान पंजाब हुकूमत का कहना है कि स्मोक को कोई भी नाम दे लें, किसी भी नाम से पुकार लें, हमें इस पर काबू पाना है, कंट्रोल करना है बस। बिल्कुल, अब लोग शिकायत कर रहे हैं, आंखों में चुभन हो रही है लोगों को और हम भी फील कर रहे हैं। कल तो बहुत ही ज़्यादा हालात ख़राब थे, आपको बाहर निकलते ही फील हो रहा था कि सांस जैसे है ना वो आपको ठीक तरीके से नहीं आ रहा है। हम बात करेंगे सारी मामले के ऊपर कि इसका है। माहिर माहौलियात मरीम शब्बीर हमारे साथ मौजूद है। मरीम शब्बीर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये हालिया स्मोक की वजूहात आपको क्या समझ आ रही हैं और इसको आफत करार दिया है पंजाब हुकूमत ने, आप क्या समझती हैं कि आफत करार देने के बाद हमें क्या कुछ करना होगा? जी शुक्रिया। वजूहात तो वही हैं ज़्यादातर जो आपने मेंशन भी किए हैं अभी स्टार्ट में। सबसे पहले तो आपको ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर होता है जो स्मॉग में कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में ऑफ कोर्स इंजन क्वालिटी ठीक नहीं होती। आपके जो इवन के जो नई गाड़ियाँ या नई आपके रिक्शास भी इंडस्ट्री बना के बाहर निकाल रही होती है, वो भी जो है वो आपका धुआं ख़तरनाक छोड़ रहे होते हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। उसके अलावा सेकंड मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर जो है वो आपकी सनतें होती हैं जो वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली कंप्लायंस नहीं फॉलो कर रही होती है, यानी क्यूज़ फॉलो नहीं कर रही होती नेशनल इन्वायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, तो वो भी आपके उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। और उसके बाद फिर आपका एग्रीकल्चर सेक्टर आता है जिसमें किसान जो है वो काश्तकारी के बाद जो है वो स्टबल बर्निंग करते हैं, जो फुजला बाकी उनका रह जाता है। और उसके बाद जो है वो आपके ब्रिक किल्न्स होती हैं, और जिसके बारे में बात नहीं की जाती है वो है आपका कूड़ा। आप देखें कि हर घर से कितना ज़्यादा कूड़ा जनरेट होता है और उसको खुले में आग लगा दी जाती है। जब आग लगाते हैं तो उसके हार्मफुल पोल्यूटेंट्स हवा में जाते हैं, वो भी आपका स्मॉग का बायस बनते हैं। तो ये सारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स ऐसे हैं जो एग्रीवेट करते हैं ऐसी सिचुएशन को। फिर क्रॉस बाउंड्री हम जो है वो पंजाब, इंडियन पंजाब की अगर बात करें तो वहाँ पे लाहौर के बाद जो है वो दिल्ली जो है वो मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड है। तो वहाँ पे भी पंजाब भी चूँकि इंडियन पंजाबी एग्रीकल्चर एरिया है, वहाँ पे भी जब वो स्टबल बर्निंग किसान करते हैं तो वो भी विंड डायरेक्शन की वजह से जब हमारी तरफ आता है तो उसकी वजह से भी हमें स्मॉग एग्रीवेट होती नज़र आती है। ठीक है। अच्छा मरीम साहब, जिस तरह से एंटी स्मोक स्क्वाड बनाया गया है, आपके ख्याल में इस स्क्वाड को किन मामलात पर ज़्यादा फोकस करना होगा जिससे कि हम स्मोक को कम कर सकें और आने वाले चंद अरसों में भी हम इसके ऊपर कंट्रोल कर सकें? जी मसला ये है कि स्मॉग एक ऐसा इशू है, जैसे कि वजूहात मैंने आपको बताई कि ये कोई शॉर्ट टर्म नहीं है। अब जो ये एंटी स्मॉग स्क्वाड बनाए गए हैं ये पाँच हज़ार, ये सिर्फ 30 दिन के लिए मॉनिटरिंग करेंगे और इसकी डिटेल में यही आया है कि ये सनतों को चेक कर रहे होंगे, गाड़ियों को चेक कर रहे होंगे, उन पर फाइन्स इम्पोज कर रहे होंगे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि व्हाट अबाउट आफ्टर 30 डेज? आपकी उसके बाद एयर पोल्यूशन का इशू सेटल तो नहीं हो जाएगा, अगले साल फिर से आ जाएगा। तो आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने की ज़रूरत है जिसमें पूरा साल आपके एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट होते हैं वो मॉनिटरिंग करें, उन पर फाइन इम्पोज करें, और अगर कोई सनतें वायलेट कर रही हैं तो उनको जो पॉलिटिकल बैरियर्स आते हैं कुछ, यानी कि बहुत असर सूख वाले सनतकार होते हैं, उनको वो इंडस्ट्रीज बंद नहीं करने देते हैं। इस तरह के चैलेंजेस भी आते हैं तो वहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवीन करे और ये इस तरह के आलूदगी को कम हो सके। इसके अलावा गाड़ियों के इंजन इंप्रूव करने के लिए जो है वो काम करने की ज़रूरत है, फ्यूल क्वालिटी पर काम करने की ज़रूरत है। आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे ऑरेंज और मेट्रो बस है, इस तरह के मज़ीद मनसूबे लाने की ज़रूरत है। लेकिन मज़ीद मनसूबे की मुराद ये नहीं है कि नई सड़कें बनानी शुरू कर दें, बेल्ट और दरख्त काटने शुरू कर दें। जो एग्जिस्टिंग रोड्स हैं उनके ऊपर भी ये बसेस चल सकती हैं जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, जो पोल्यूशन में कम कंट्रीब्यूट करें। तो ये लॉन्ग टर्म जो आपके सोल्यूशन होते हैं वो, और वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम जैसा कि मैंने आपको बताया ये बहुत बड़ा पूरे पाकिस्तान में इशू है। ठीक है मरीम साहब, हमें कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हवाले से बताएं, खासतौर पर हम इंडस्ट्रियल एमिशंस का जिक्र करें तो उसको कैसे मॉनिटर किया जा सकता है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से?
जी, मॉनिटरिंग की अगर आप बात करें तो हमारे यहाँ ज़रा सा डेटा का इशू है जब एयर पोल्यूशन की बात आती है। जो कुछ जो प्राइवेट डेटा प्रोवाइडर्स हैं वो डेली बेसिस पे ट्वीट्स कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया पे उनकी वेबसाइट पे डेटा आ रहा होता है, और अगर आप गवर्नमेंट की तरफ से देखें तो हमें कोई डेटा एयर पोल्यूशन पे देखने को नहीं मिलता है। खासतौर पर पंजाब का तो बिल्कुल भी नहीं मिलता है। हमें एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जो इस्लामाबाद में है फेडरल लेवल पे, वो तो वीकली बेसिस पे कभी कभार उनका जब दिल करता है तो डेटा प्रोवाइड कर देते हैं पब्लिक को, जो कि ये पब्लिक का राइट भी है। आप एक तरफ तो देखें कि हमारे यहाँ ये सूरत हाल है स्मॉग की, तो इंडिया में अगर आप नेबरिंग कंट्री से थोड़ा सा देखें तो उनके इन्वायरमेंट मिनिस्टर खुद बैठे ट्वीट कर रहे हैं कि आज स्मॉग की सुबह ये एयर क्वालिटी इंडेक्स है, शाम को ये है, दोपहर को ये है, और वो अब बच्चों के स्कूल शट डाउन कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हैं। तो मॉनिटरिंग के लिए हमें डेटा की ज़रूरत है, इक्विपमेंट की ज़रूरत है, और हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं, जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है, उन्होंने कुछ अर्सा पहले अनाउंस किया था कि वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर एक ऐसा प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं जिसमें जो है वो मॉनिटर्स इंस्टॉल किए जाएंगी और डेली अपडेट्स आएंगी। लेकिन बहुत महीने गुजर गए, इस पर हमें कोई अपडेट नहीं मिली है, ना ही इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की तरफ से डेटा हमें आता है। तो जहाँ तक आपने टेक्नोलॉजी की बात की सनतों में, तो मुख्तलिफ सनतों की ऑफकोर्स उनके पोल्यूटेंट के अकॉर्डिंगली और साइज़, इंडस्ट्री की साइज़ के अकॉर्डिंगली डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, लेकिन बड़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ भी हैं। एज सिंपल एज दैट कि अगर आप मिसाल दें कि स्टोन क्रशिंग यूनिट में आप सिर्फ वेट स्क्रबर्स यूज़ करें तो आपकी एमिशंस काफ़ी कंट्रोल हो सकती हैं। इसके अलावा बहुत स्मार्ट, बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई हुई है, लेकिन ज़रूरत यह है कि गवर्नमेंट जो है वो इंडस्ट्रीज़ को टाइम दे और उनको बताए कि आपने किस तरह से जो है वो करना है, अपना प्लान बताना है, मिशन प्लान बताना है, और उनको एक डेडलाइन दे, और वो प्लान जब आपको बता दें तो उसके बाद उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन स्टार्ट करना शुरू कर दें। नेशनल एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स तो हैं, लेकिन इंडस्ट्री से प्लान मांगने की ज़रूरत है, वेस्ट मैनेजमेंट प्लान भी और एयर एमिशंस पे भी। इसी तरह से इस मसले को हल किया जाएगा लॉन्ग टर्म सोल्यूशन पे, शॉर्ट टर्म इसका सोल्यूशन नहीं है। एग्जैक्टली इसका शॉर्ट टर्म सोल्यूशन हो भी नहीं सकता है। अच्छा मरीम साहबा, ये बताइएगा, अगर खुदा न खास्ता इन चीज़ों पे कंट्रोल नहीं कर पाती गवर्नमेंट भी अभी, तो ये फ्यूचर में सूरत हाल कितनी ख़राब होगी, सेहत पे कितना ज़्यादा नुकसान पड़ रहा होगा लोगों की? जी, ऐसा है कि जो आपकी एयर पोल्यूशन होती है, जो आपकी बैड एयर क्वालिटी होती है, वो आपकी बहुत ज़्यादा एमिशंस में जो है वो कंट्रीब्यूट कर रही होती है। ऑफ कोर्स तो आपकी हेल्थ को इम्पैक्ट कर रही होती है, जैसा कि आपने बताया भी था कि आपके आंखों में इरिटेशन, स्किन की इरिटेशन, इस तरह के आपके इश्यूज होते हैं। लेकिन इसके अलावा चूंकि आप सांस ख़राब हवा में लेते हैं तो आपके फेफड़े मुतासिर हो रहे होते हैं, और अगर आपका लॉन्ग टर्म एक्सपोजर होता है, जैसे कि लाहौरियों का होता है, कराची के लोगों का होता है, फैसलाबाद के लोगों का होता है, और भी बहुत सारे शहरों में ये इशू है, वहाँ पे होता है, तो आपको जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपको जो है वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपकी कम हो जाती है। 5 साल का डिफरेंस आपकी आ जाता है। ख़ासतौर पे इन्फेंट्स जो आपके पैदा होते हैं उनमें एलर्जीज और इस तरह के इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं, उनका सर्वाइवल मुश्किल होता है। इसके अलावा कोविड के जो पेशेंट्स होते हैं उनको पहले से ही सांस में मसला होता है, और मज़ीद से एयर क्वालिटी अगर आपकी ख़राब हो तो मज़ीद जो है वो उसमें इशूज़ आपको उनके हेल्थ इशूज़ है। मरीम शबीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान से आप बात कर रही थी, ये वाकई एक संजीदा मसला है, इसको आफत करार दिया है, टीम्स भी बनाई गई हैं। उसके बाद हम ये उम्मीद ही करते हैं कि इस सूरत हाल कुछ बेहतर होगी, लेकिन ये सूरत हाल इतनी जल्दी बेहतर, रातों रात बेहतर नहीं हो सकती है। इसके लिए लॉन्ग टर्म हमें पॉलिसी बनानी होगी। क्योंकि हम देखते हैं कि एक अरसे बाद, मतलब एक अरसा लगा है, इतने अरसे से ये चीज़ें चल रही थी, जो कि हमारे सामने रिजल्ट फिर ये आया स्मोक की सूरत में। तो इन चीज़ों को अब अगर कंट्रोल करना है तो उसमें भी टाइम लगेगा, लेकिन इस पर कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और लॉन्ग टर्म प्लानिंग इसके लिए होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे जी। पाकिस्तान में अब शायद ही कोई ऐसा शोबा हो जिसमें ख़वातीन काम नहीं कर रही हैं और अपनी सलाहियतों का लोहा नहीं मनवा रही हैं, मगर अभी भी अगर हम लेबर फोर्स में शमूलियत की बात करें ख़वातीन की, तो वो बढ़ नहीं रही है, बल्कि कुछ हमें डेटा ऐसा मौसूल हो रहा है कि वो कम होना शुरू हो गया। बिल्कुल। अच्छा, अगर मुल्क में लेबर फोर्स की बात करें तो ख़वातीन की शिरकत 2016 में 23.8% थी, जो कि 2020 में 22.2% थी। यानी शहरी इलाकों में लेबर फोर्स में ख़वातीन की शिरकत कम है, और लेकिन देही इलाकों की बात करें तो वहाँ ज़रूरी शोबे में इसमें इजाफा हुआ है। हाँ जी, और हम वेजिस की बात करें तो वो फिर कम मिलती हैं वहाँ पर, और वैसे भी ख़वातीन देही इलाकों में ज़्यादातर गैर रस्मी ज़रूरी काम कर रही होती हैं, जिसमें लेबर कवानीन का तो इतलाक हो ही नहीं रहा होता, और ज़राअत में ख़वातीन का बहुत सा काम बिला मुआवजा भी होता है। बिल्कुल ऐसे ही। जबकि अगर ज़्यादातर ख़वातीन की बात करें जो कि शहरी इलाकों में काम करती हैं, वो घरेलू मुलाजमा है, जहाँ उन्हें मजदूरी का तहफ़्फ़ुज़ और समाजी तहफ़्फ़ुज़ हासिल ही नहीं है, और वो अक्सर इस्तेसाली हालात में काम भी करती हैं। रस्मी शुबे में अगर हम देखें तो मुलाजमत करने वाली कुल ख़वातीन में से सिर्फ
निस्फ% ही मैनेजर के मतलब सीट पर आती हैं। हाँ ऐसे ही है, मैनेजेरियल पोस्ट बड़ी कम मिल रही होती है। 92% के करीब ख़वातीन जो पेशा वाराना मुलाजमत में काम कर रही हैं वो असातिज़ा हैं, और बतौर असातिज़ा कम अज़ कम उजरत 20,000 रुपये से भी कम कमा रही हैं। और लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक सनती शोबे में ख़वातीन की उजरत मर्द कारकुनों के मुकाबले में 20 से 50% तक कम भी है। बिल्कुल, हाँ हमजा इस पर बात भी करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बानी वुमेन वॉइस शाद बेगम साहिबा भी हमारे साथ मौजूद होंगी। लेकिन अगर हम देखें ख़वातीन की देही इलाकों की बात कर लें तो देही इलाकों में वहाँ पर काम कर रही होती है, वो बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं, उसकी परसेंटेज भी में इजाफा हुआ है, लेकिन वहाँ पे उनको उस तरह से उजरत ही नहीं मिल रही। और शहरों में भी क्या करें कि कम ख़वातीन जो वो काम कर रही हैं, लेकिन वहाँ पर उजरत के हवाले से बात करें तो वो भी कम है मर्दों के मुकाबले में। ठीक है, शाद बेगम साहिबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शाद बेगम साहिबा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। दुनिया भर में वर्क फोर्स में ख़वातीन की नुमाइंदगी हम देखें तो उसमें हमें इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है, जबकि पाकिस्तान में जो ट्रेंड है ये कुछ उल्टा। इंतज़ामी ओहदों की बात कर लीजिए, ख़वातीन की तादाद में कमी देखने में आ रही है, और कोविड की वजह से ज़्यादा जो मुतासिर हुई हैं वो ख़वातीन ही हुई हैं। आपके ख्याल में क्या फैक्टर्स हैं जो कार फरमाएँ इसके पीछे? थैंक यू सो मच। बिल्कुल काफ़ी तशवीश की बात है कि जहाँ पर पूरी दुनिया में इस वक्त जो लेबर फोर्स में जो जेंडर गैप है वो कम हो रहा है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान अभी भी उन मुल्कों में शामिल है कि जहाँ पे जेंडर गैप लेबर फोर्स में बहुत ज़्यादा है। इसके तो अगर आप देखें कोविड से पहले जो सूरत हाल थी वो भी काफ़ी गैर तसल्ली थी। इसके वेरियस रीजंस हैं। पहले तो हमारे यहाँ एजुकेशन का जो रेशो है अगर आप देखें ख़वातीन में बहुत कम है। उसके बाद जो टेक्निकल स्किल्स हैं, मार्केट तक एक्सेस है, ये सारी चीज़ें जो है। दूसरा ये है कि जो सेफ्टी है या जो फैसिलिटीज़ हैं ख़वातीन के लिए टाइमिंग्स के हवाले से, इवन कम मुआवजा जो है, ये सारी चीज़ें कुल मिला के ख़वातीन का जो लेबर फोर्स है उसमें कमी का बास बनती है। अच्छा शाद बेगम, ये बताइएगा कि पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो प्रोफेशनल ख़वातीन को किन किन मसाइल का सामना होता है जिसके बाइस ख़वातीन जो है वो अमली मैदान में आने से गुरेज करती हैं? इसके वेरियस रीजंस हैं। कुछ तो हमारे कल्चरल इश्यूज है, बैरियर्स हैं। दूसरा जो अगर हम प्रोटेक्शन की बात करें, लाइक फॉर एग्जांपल अभी पाकिस्तान में लॉज तो हैं लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन शायद उस तरह से नहीं है कि वो ख़वातीन को इनकरेज करे कि वो किसी भी शोबे में आ सकती हैं, लेकिन वो उनको प्रोटेक्शन हासिल होगी, प्लस उनको मराद भी हासिल होंगी, उनको प्रमोशन भी मिलेगी, उनको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। दूसरा ये कि अगर आप ये देखें ना कि हमारे यहाँ ये भी समझा जाता है कि अक्सर जिस तरह के डॉक्टर्स अच्छी खासी पाकिस्तान में तादाद मौजूद है कि जो शादी के बाद नहीं करती, वो ये समझती हैं कि वो घर पे बैठ के ज़्यादा बेहतर काम कर सकती हैं। तो ये सारी जो फैक्टर्स हैं ये प्रोफेशनल लेवल पे ख़वातीन को आगे आने में डीमोटिवेट करती हैं, डिस्करेज करती हैं। और अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में से पॉलिसीज़ भी बहुत कम है कि जो ख़वातीन को इनकरेज करें कि वो आएँ और प्रोफेशनली अपने करियर जो है वो शुरू करें, उसको आगे फर्दर स्ट्रेंथन करें। ठीक है शाद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान से आप बात कर रही थी। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस।